बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों देखो, वास्तव में पृष्ठ रसायन जैसा कि नाम से ही एकदम क्लियर है, यह किसी भी पदार्थ के सतह या पृष्ठ पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका वास्तव में अध्ययन है। अब आप एक चीज ये समझें कि पृष्ठ है क्या। किसी भी पदार्थ का ऊपरी सतह पृष्ठ होता है, किंतु इसे हम अंतरा पृष्ठ या इंटरफेस भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि हर पदार्थ अपने वातावरण में किसी न किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में रहता है, किसी न किसी माध्यम के संपर्क में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपरी सतह है बच्चों, ये दो माध्यमों को अलग करती है। इसीलिए इसका एक नाम अंतरा पृष्ठ या इंटरफेस भी रखा गया है। वास्तव में अगर निर्वात में हम देखें तभी किसी भी पदार्थ का जो पृष्ठ है वो पूर्ण रूप से क्लियर या स्वच्छ हो सकता है, जिस पर कुछ भी ना हो। अन्यथा हर पदार्थ अपने आसपास के माध्यम से घिरा रहता है और उसकी सतह उसे अन्य माध्यमों से अलग करती है। यही कारण है कि उसको हम इंटरफेस या अंतरा पृष्ठ कहते हैं। एक शब्द और बच्चों यूज होगा, स्थूल या बल्क। ये क्या होता है? कोई भी पदार्थ अपने पृष्ठ से के अंदर जो भी भाग समाहित किए होता है वह पूरा का पूरा भाग एक क्या होता है? स्थूल होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि पृष्ठ पर माध्यम के कण किस तरह से हैं, क्या उनकी इसके साथ अंतःक्रिया होती है? इस आधार पर घटने वाली घटनाएं, इन सब का अध्ययन हम पृष्ठ रसायन में करेंगे। पृष्ठ रसायन समझने से पूर्व एक शब्द और यूज होगा इंटरफेस के साथ साथ, वह है प्रावस्था। तो बच्चों, प्रावस्था हमें देखनी है कि प्रावस्था वास्तव में होती क्या चीज है। तो प्रावस्था आप देखें, किसी अंतरा पृष्ठ यानी इंटरफेस से जो दो माध्यम अलग होते हैं उन माध्यमों को ही वास्तव में हम प्रावस्था कहते हैं, और ये माध्यम समांगी होते हैं। यानी कोई माध्यम अगर विषमांगी है तो वह दो प्रावस्थाओं का मिश्रण होता है। एक चीज, चूंकि नाम ऐसा है प्रावस्था या फेज, जो स्टेट यानी पदार्थ की अवस्था से मिलता जुलता है, तो कभी कभी ये भ्रम होता है कि प्रावस्था का मतलब अवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं कि अवस्था एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसका मतलब होता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, द्रव में है या गैस। मूल रूप से सामान्य अवस्थाएं तीन हैं, ठोस, द्रव और गैस। और हर अवस्था बच्चों वास्तव में कई कई प्रावस्थाओं से मिलकर बन सकती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रावस्था एक समांगी निकाय है, जो ठोस, द्रव, गैस कुछ हो सकता है, उनका मिश्रण हो सकता है, जबकि अवस्थाएं अलग होती हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लें तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, ये एक पात्र है। इस पात्र में हमने तेल और जल को रखा हुआ है। अब चूंकि ये दोनों मिश्री नहीं हैं, दो भिन्न समांगी माध्यम हैं, लेकिन दोनों ही द्रव अवस्था में, अवस्था एक ही है, द्रव अवस्था, लेकिन ये एक दूसरे से पृथक हैं कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक दूसरे से एक इंटरफेस से अलग है। एक समांगी माध्यम तेल का है, दूसरा समांगी माध्यम जल का है। ये दो भिन्न प्रावस्थाएं हैं, जबकि दोनों की अवस्थाएं सेम है, दोनों ही द्रव है। इस तरह से अवस्था और प्रावस्था शब्द का अंतर भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है। इसके लिए बच्चों एक सपोज करिए ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने एक ठोस को डाला हुआ है और इसमें कुछ गैसें भरी हुई है। अब जो गैस है, इसमें हम एक ठोस को डाल देते हैं और कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो यह देखते हैं कि क्या गैस के सांद्रण में कोई परिवर्तन हुआ है, ठोस पर गैसों का सांद्रण क्या है, ठोस के बल्क में यानी अंदर गैस प्रवेश कर पाई है या नहीं कर पाई है। तो हम गैस का सांद्रण चेक करते हैं। अगर गैस का सांद्रण केवल सतह पर है, जैसे मान लीजिए सतह है, इस सतह पर गैस के कण आकर के एकत्रित हो जाते हैं।
अब हो सकता है कि गैस के कण केवल इस सतह पर ही हों, कुछ कण इधर उधर फैले होते हैं, या हो सकता है ये कण अंदर पेनिट्रेट करके अंदर भी पहुंच गए। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये कण जो है ये केवल सतह पर हैं या केवल गैस के अंदर भी प्रवेश किए हैं। तो बच्चों, अगर केवल सतह पर हैं तो इस घटना को हम एडजॉर्प्शन या अधिशोषण कहते हैं। अगर ये स्थूल के अंदर भी प्रवेश कर गए हैं तो इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और सतह व स्थूल दोनों पर जब एक साथ परिवर्तन होता है, इनका कंसंट्रेशन पाया जाता है, तो इस टर्म को या इस घटना को हम शोषण या सार्पशन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण या एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सार्प्शन। तीनों में अंतर क्या है? अगर गैस के कण केवल ठोस की सतह पर ही इकट्ठा हो रहे हैं तो इसको हम अधिशोषण कहेंगे। अगर गैस के कण ठोस के अंतर्गत अंदर प्रवेश कर जाते हैं इसको हम लोग अवशोषण कहेंगे। और जब ये दो घटनाएं एक दूसरे के साथ 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 घटित होती हैं तो इसको शोषण या हम सार्पशन कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इन तीनों शब्दों को परिभाषित करने के लिए पूछा जाता है। ऐसे में आप इनको बहुत ही आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ किसी भी ठोस के सतह पर अधिशोषित होता है। अवशोषण में पदार्थ गैसें पदार्थ के अंदर, गैस भी हो सकता है द्रव भी हो सकता है, पदार्थ के अंदर भी प्रवेश करते हैं और वहां पर भी ये पेनिट्रेट करके पहुंच जाते हैं। और जब स्थूल व सतह दोनों पर पदार्थ का कंसंट्रेशन परिवर्तित होता है, सांद्रण पाया जाता है, तो ऐसी घटना को हम सार्पशन कहते हैं। अब बच्चों, इसको एक और उदाहरण से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम लेते हैं चाक का उदाहरण। किसी एक स्याही में अगर हम चाक को डुबो दें, आप क्या पाते हैं? चाक की सतह पर स्याही का जो रंजक कण होता है वो अधिशोषित हो जाता है, लेकिन चाक के स्थूल में यानी चाक के अंदर, जैसे मान लीजिए ये चाक है, इसके ऊपर कण किसके हो जाएंगे? नीली स्याही मान लीजिए, तो ये नीले कण इसके अंदर क्या होंगे? ये इसकी सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। ये क्या है? चाक के ऊपर इसका अधिशोषण है। अब हम जब ये देखते हैं कि क्या इसके अंदर, चाक के अंदर भी ये गया, तो हम ये पाते हैं कि चाक के अंदर वास्तव में ये कण नहीं पहुंचते हैं, केवल चाक के ऊपर रह जाते हैं। लेकिन जो चाक का स्याही का जो विलायक है वह इसके अंतर्गत चला जाता है। यानी इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर देखो बच्चों, स्याही का जो विलायक है वो यहाँ पे प्रवेश कर जाता है। जैसे जल है मान लीजिए, तो पूरा इसमें क्या होता है? वो फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पर चाक के अंदर हम जो देखते हैं कि जल तो प्रवेश करता है, अवशोषित हो जाता है, लेकिन स्याही के कण, रंजक जो पिगमेंट होते हैं वो केवल अधिशोषित होते हैं। तो इस तरह से रंजक कणों का अधिशोषण होता है जबकि विलायक का अवशोषण होता है। इस तरह हमें कह सकते हैं कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जबकि अवशोषण स्थूल घटना है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, तो आप उसको 4-5 पार्ट में बता सकते हैं, पॉइंट्स में बता सकते हैं। जैसे अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, केवल सतह पर होती है, जबकि अवशोषण स्थूल में होता है, अंदर भी पदार्थ प्रवेश करता है। दूसरा, अधिशोषण में पृष्ठीय सांद्रण व स्थूल का सांद्रण भिन्न होता है। अवशोषण में सांद्रण सर्वत्र एक समान होता है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे आपको ये समझना है कि अधिशोषण जब हो जाता है तो अधिशोषण में पृष्ठीय सांद्रण व स्थूल का सांद्रण भिन्न होता है, जबकि अवशोषण की घटना जब होती है तो सांद्रण सर्वत्र एक समान होता है। तीसरी जो भिन्नता है वह है कि अधिशोषण की दर प्रारंभ में तेज व बाद में मंद हो जाती है, कुछ देर बाद साम्य स्थापित हो जाता है।
जबकि अवशोषण की घटना में अवशोषण की दर सदैव एक समान होती है। तो ये तीन मूल अंतर हैं अधिशोषण और अवशोषण में। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर पदार्थ के कण स्थूल के बाहर एकत्रित हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब ये एकत्रित होते हैं ये अधिशोषण की घटना है। अगर ये इसके अंदर भी प्रवेश करते तो यह एक अवशोषण की घटना होती। अवशोषण में सांद्रण सदैव एक समान होता है प्रत्येक जगह पर, स्थूल और बाहर का सांद्रण एक समान होगा। लेकिन जब अधिशोषण होता है तो यह घटना मूल रूप से पृष्ठीय क्षेत्र में होती है और स्थूल से इसके सांद्रण में भिन्नता होती है। तो अधिशोषण में सांद्रता सतह पर बहुत अधिक होती है, बल्क में नेग्लिजिबल होती है, जबकि अवशोषण में सांद्रता पूरे भाग में एक समान होती है। जिस तरह का सांद्रण बाह्य भाग में होगा वही आंतरिक भाग में भी होता है। बच्चों एक बात आपके दिमाग में आती होगी, अधिशोषण अगर हो रहा है तो अंदर कैसे जाता है? कुछ कण पेनिट्रेट कर जाते हैं, इसलिए सदैव ये मान के चलिए कि न तो अधिशोषण निरपेक्ष है और न ही अवशोषण निरपेक्ष होता है। आगे हम चलते हैं। अधिशोषण दो तरह का होता है। धनात्मक अधिशोषण, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ा होगा। दूसरा है ऋणात्मक अधिशोषण। अब ऋणात्मक अधिशोषण क्या है और धनात्मक अधिशोषण क्या है, ये आपको समझना है। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर अधिशोषण को और धनात्मक ऋणात्मक अधिशोषण को आपको समझना है तो पहले तो ये जानना होगा कि ये घटनाएं तभी होती हैं, यानी किसी अधिशोषण को हम धनात्मक या ऋणात्मक तभी कहते हैं जब अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण भी हो, यानी सार्वसन की घटनाएं मेनली जब होती हैं तब हम धनात्मक या ऋणात्मक अधिशोषण की बात करते हैं। ये चीज बच्चों और ध्यान रखिए, अधिशोषक वे पदार्थ होते हैं जो जिन पर कोई पदार्थ अधिशोषित होता है। अधिशोषित या एडजार्बेट वे पदार्थ होते हैं जिनका अधिशोषण होता है। यहाँ पे ये एडजार्बेट है, दिस इज द एडजार्बेट, जिसका अधिशोषण होता है उसको हम एडजार्बेट कहते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या? मान लीजिए जैसे सार्वसन हो रहा है, एक साथ ये दोनों घटनाएं घट रही हैं, तो बल्क में और बाहर आप जैसा कि देखें अधिशोषण के समय दोनों में के सांद्रण में अंतर होगा। अब अगर बाहरी सरफेस पर जो सांद्रण है यह अधिक है और बल्क में सांद्रण कम है तो इसको हम धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। किंतु यदि बल्क में सांद्रण अधिक हो गया और सरफेस पर सांद्रण कम हो गया, इसको हम ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप देखिए ऋणात्मक और धनात्मक अधिशोषण को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम वो इसको एक ईंट के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। बच्चों हम लोग अगर एक ईंट का उदाहरण लेते हैं तो देखते ये हैं, अगर हम पानी में कोई एक ईंट डालते हैं तो उसकी जो सतह होती है उस पर अधिशोषण होता है और स्थूल में उसके अवशोषण भी होता है, यानी एक साथ सार्वसन होता है। अधिशोषण और अवशोषण की घटनाएं एक साथ होती हैं, अर्थात ईंट पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव अधिशोषण की तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। अब अगर सतह पर पानी ज्यादा हो और स्थूल में कम पानी गया हो ईंट के, इसका मतलब पॉजिटिव अधिशोषण होगा। और अगर इसके विपरीत स्थूल में अधिक जल चला जाए और सतह पर कम रह जाए, सूखा हो जाए, तो इसका मतलब कि अधिशोषण जो है वो नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव अधिशोषण हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक व रासायनिक अधिशोषण क्या है। वास्तव में अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित अणु किसी आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। अब जिस बल के द्वारा ये बंधते हैं वह बल सामान्य भौतिक बल हो सकता है अथवा रासायनिक बल हो सकता है।
बच्चों एक चीज यही हमें यह भी ध्यान देना है, चूंकि बल की प्रकृति आकर्षण है, इसलिए इस प्रक्रिया में एंथैल्पी का जो परिवर्तन होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है। आप जानते हैं कि आकर्षण के दिशा में जब भी कोई प्रगति होती है तो वहां पर एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होती है, और यहां पर प्रक्रिया अगर ऋणात्मक डेल्टा एच है तो ऊष्मा क्षेपी होगी। अर्थात हमें कह सकते हैं कि भौतिक व रासायनिक दोनों तरह के अधिशोषण ऊष्मा क्षेपी होते हैं। अब आइए हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो अधिशोषक और अवशोषण के अधिशोषित के बीच जो बल होता है, अगर वह भौतिक प्रकृति का है जैसे वंडर वाल बल होता है तो इसको हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं, और रासायनिक आबंध अगर दोनों में क्रिया हो जाती है, बांड बना लेते हैं अधिशोषक और अधिशोषित, तो उस तरह के अधिशोषण को हम रासायनिक अधिशोषण या केमिसार्प्शन कहते हैं। इसको रसावशोषण भी कहते हैं। अब इनमें अगर अंतर करने के लिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको हम अंतर करने की जो क्राइटेरिया है, जिन कारकों पर हम इनको अंतर दिखाते हैं, उनके आधार पर हम इनमें देख लेते हैं। तो इधर हमने भौतिक अधिशोषण लिया, यहाँ पर केमिसार्प्शन। बच्चों सबसे पहले जैसा कि मैंने भी बताया, बल की प्रकृति पर हम दोनों को में विभेद कर सकते हैं। भौतिक अधिशोषण में बल जो होता है वो भौतिक प्रकृति का होता है जैसे वंडर वाल बल, और यहाँ पर रासायनिक आबंध बनते हैं जिसको हम रासायनिक बल कहते हैं। विशिष्टता शब्द है, देखिए विशिष्टता के आधार पर भी हम विभेद कर सकते हैं। विशिष्टता क्या है? अब जैसे मान लो किसी ठोस पर नाइट्रोजन अधिशोषित हुई, फिर हाइड्रोजन भी अधिशोषित हुई, ऑक्सीजन भी अधिशोषित हुई, तो भौतिक बल जो होते हैं ये किसी वस्तु के विशेष वस्तु पर निर्भर नहीं करते, बल्कि भौतिक बल पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को देखें तो यह हर द्रव्यमान वाली वस्तु को आकर्षित करता है, उनकी प्रकृति को नहीं देखता है। तो वंडर वाल बल भी हर प्रकार की गैस पे लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण जो है वो किसी विशिष्ट पदार्थ पे न होकर के सभी पदार्थों पर होता है, अर्थात यह विशिष्ट नहीं होता है। लेकिन रासायनिक आबंध हर पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से नहीं बनाते हैं। कुछ पदार्थों के मध्य ही रासायनिक अपक्रियाएं परस्पर होती हैं, अर्थात कुछ अधिशोषक जो होते हैं वे कुछ विशिष्ट अधिशोषितों को ही अपने ऊपर अधिशोषित करते हैं, उनसे बांध बनाते हैं। अतः ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं, इनमें विशिष्टता बहुत अधिक पाई जाती है। इसके बाद बच्चों आता है उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे किसी एक सरफेस पर मान लीजिए कि कोई कण यहाँ पे अधिशोषित हो रहा है, ये जो कण अधिशोषित हुए हैं ये भौतिक बल के हैं, तो इनको हम गर्म कर दें, ताप बढ़ा दें, या कोई ऐसा कारक लगाएं कि इसे निकल जाए। इस प्रक्रिया को हम डिसॉर्प्शन कहते हैं, यानी ये कण यहाँ से रिमूव हो जाएं। तो इन कणों के रिमूव होने से ये सरफेस पुनः क्या होगा? रिक्त हो जाएगा। और अगर हम फिर से इनको गर्म करते हैं, फिर से इनको इसी वातावरण में रखते हैं, तो फिर से ये कण इस पर अधिशोषित हो जाएंगे, अर्थात यह उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण पूर्ण रूप से उत्क्रमणीय होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। एक बार अगर हम अधिशोषित पदार्थ को सतह से अलग कर देते हैं तो दोबारा उस पर आसानी से अधिशोषित वह पदार्थ नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया एक दिशा में होती है, एक दिशात्मक होती है, अतः अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। उसके बाद है अधिशोषण की एंथैल्पी। बच्चों वंडर वाल बल जो होता है यह एक दुर्बल बल है, रासायनिक बल एक प्रबल बल है। तो रासायनिक बल जो होते हैं ये प्रबल होते हैं, और भौतिक बल वंडर वाल बल दुर्बल होते हैं। बल की दुर्बलता जब होगी तो एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। रासायनिक
बल, कोई भी बल जितना स्ट्रांग होगा, जितना प्रबल होगा, एंथैल्पी उतनी ही अधिक होगी। तो चूंकि एंथैल्पी जो होती है वो बलों पर निर्भर करती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि दुर्बल बल के कारण भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिक होती है, एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। ताप का प्रभाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। ताप बढ़ाने पर अधिशोषित अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आप जानते हैं जैसे ठोस को गर्म कर दें तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के नाते अणु तेज दौड़ने लगते हैं, वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ताप जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, पदार्थ जो होता है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थिरता घट जाएगी, अतः अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, वो घट जाएगी। पदार्थ अधिशोषित न रह करके बंधा नहीं रह जाएगा और वो मुक्त होता जाएगा। अब बच्चों अगर हम केमिसाल्सन में देखें तो बात तो यहां पर भी वही है कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अतः अधिशोषण घटना चाहिए। किंतु एक और फैक्टर होता है सक्रिय ऊर्जा, जिसे हम आगे भी देखेंगे। सक्रिय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो आबंध बनने के लिए आवश्यक है। तो अधिशोषित और अधिशोषक के बीच कभी कभी रासायनिक आबंध कम ताप पर नहीं बनते, इनके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अतः शुरू में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वह सक्रिय ऊर्जा को प्रदान करता है, जिसके कारण रासायनिक अधिशोषण का मान ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ता है। किंतु कुछ क्षणों के बाद जब हम ताप को और अधिक बढ़ाते हैं तो बहुत अधिक ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा ज्यादा प्रभावी हो जाती है, अतः अवशोषण जो होता है, रासायनिक अधिशोषण, इसका मान घटने लगता है। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ताप का प्रभाव अलग अलग प्रकार से पड़ता है। भौतिक अधिशोषण में ताप पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर पहले मात्रा अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, किंतु एक निश्चित ताप के बाद यह मात्रा घटने लगती है। उसके बाद सक्रिय ऊर्जा की बात है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि भौतिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा नगण्य होती है, जबकि रासायनिक अभिक्रियाओं में उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों एक और महत्वपूर्ण बिंदु है गैस की प्रकृति। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि गैस की प्रकृति पर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों निर्भर करते हैं, किंतु भौतिक अधिशोषण में वे गैसें जो ज्यादा आसानी से द्रवित हो जाती हैं वे ज्यादा अधिशोषित होती हैं। अर्थात अधिशोषक की प्रकृति पर नहीं निर्भर करते, केवल ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो गैस के साथ साथ अधिशोषक जो होता है इसकी भी प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी गैस और अधिशोषक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अधिशोषण की मात्रा क्या होगी। अगर दोनों में क्रियाशीलता अधिक है तो अधिशोषण ज्यादा होगी, अन्यथा अधिशोषण कम होगा। इसके बाद है परतों की संख्या। अंतिम पॉइंट है परतों की संख्या। बच्चों इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना अधिक अधिशोषण संभव है, बल का प्रकृति क्या है। यहाँ भी बल की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे यहाँ पे कई कण हैं, हम देखते हैं कि कुछ कण अधिशोषित हैं सतह पर। जो अधिशोषित कण होते हैं इनकी जब एक लेयर बन जाती है इस तरह से, इस लेयर के पश्चात यहाँ पर दूसरी लेयर भी आसानी से बन सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरी लेयर में भी ये कण जो होते हैं ये वंडरवाल बल से बनते हैं। वंडरवाल बल के लिए किसी विशेष बंध की जरूरत नहीं होती है, अतः कई लेयर बहुपरती यहाँ पर अधिशोषण होता है। किंतु यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ अवशोषी संयोजकताएं होती हैं जो बांड बनाती हैं अधिशोषित गैसों के साथ। मान लीजिए एक बांड यहां बना, दूसरा बांड यहां बना,
तीसरा यहाँ बन गया, चौथा यहाँ बना, पांचवा यहाँ बना और ये छठा। इस तरह से जो बांड बनते हैं, इन बांडों की निश्चित संख्या बन सकती है और दूसरी लेयर आसानी से बन ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके बाद बांड बनना संभव नहीं होगा। तो हमेशा रासायनिक अवशोषण एक परत में होता है, जबकि भौतिक अवशोषण कई परतों में होता है। बच्चों, इस तरह से हम रासायनिक और भौतिक अवशोषण को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग अधिशोषण समतापी के विषय में पढ़ेंगे और कोलाइडल अवस्था के विषय में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।